Hi friends. So we are going to talk about standard costing today. Standard costing जो है as the name itself reflects कुछ standards बने होंगे costs में. वही standards जो हैं वो हमारे budgetary control में use होते हैं. These are some standards which are fixed. ये standards हमने fix कर दिए हैं और जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो रहा है, जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है, उसको हम इस स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने के बाद वेरिएंसेस निकालते हैं. जो वेरिएंसेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो हमें बताते हैं कि हमने जो पहले एक्सपेक्ट किया था, जो सोचा था, उस कॉस्ट जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो उस ब्रैकेट्स के अंदर है या उस ब्रैकेट्स से बाहर है. अगर जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट हैं वो उसी ब्रैकेट्स के अंदर हैं जो हमने स्टैंडर्डाइज करी थी, जो हमने सोचा था हमारी कॉस्ट होनी चाहिए, तो दैट मीन्स दैट वी आर एफिशिएंट. मीन्स अगर हमारी कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इक्वल है या स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिलेटिवली लेस आ रही है, तो वी आर एफिशिएंट. बट अगर हमारी कॉस्ट जो है वो ब्रैकेट्स जो हैं, जो हमने डिफाइन करे हुए हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने डिफाइन करे हुए हैं, उससे ज्यादा आ रही है, तो वी आर रिलेटिवली इनएफिशिएंट. सो सिर्फ एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी निकालना पर से ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑब्जेक्टिव जो है इस एफिशिएंसी को जो है वो मेंटेन करना है, इस इनएफिशिएंसी को वीड आउट करना है. दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. और फिर जो है एफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसीज को जो है वो ग्रैनुलर लेवल पर देखना है, डायसेक्ट करके जो है वो छोटे से छोटे लेवल पर जाना है. So when I talk of granularity, that means that I am breaking the cost into smaller parts. Smaller parts means मैं जो है cost को जो है मीन्स एक चीज जो है वो सीधा सीधा कि दिस इज माय प्रोक्योरमेंट प्राइस, दैट इज आल्सो अ कॉस्ट. सो मैं प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो हैं फॉर मटेरियल उसको मैं अलग से ब्रेक कर दूंगा. Then how the cost is getting incurred? One is your price component of material. Second could be the quantity of material, कि मेरा जो quantity of material है जो मैं यूज करने जा रहा हूँ वो कितना है. So there could be like an increase in the quantity which may be the requirement to produce a material. Material जो है मैं मतलब जो to produce a product, मैं एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ. इट कुड बी एज सिंपल एज अ शर्ट. अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहा हूँ तो मैंने स्टैंडर्डाइज करा हुआ है दैट मटेरियल इज गोइंग टू बी 2 मीटर फॉर अ शर्ट. 2 मीटर का एक कपड़ा लगेगा और शर्ट बन जाएगी. अगर मेरी टीम जो है वो 2 मीटर की जगह 2.1 मीटर स्पेंड कर रही है, 1.2 मीटर जो है वो यूज कर रही है टू मैन्युफैक्चर ए शर्ट, दैट मीन्स दैट आई विल बी रिलेटिवली इनएफिशिएंट. क्योंकि जो मैं मटेरियल है मुझे किसी भी रेट पे मिले मटेरियल, बट वो मैं ज्यादा मटेरियल ही यूज करूंगा. वहीं अगर मेरी जो टीम है दैट इज जस्ट एबल टू मैन्युफैक्चर दी शर्ट्स यूजिंग मे बी इवन 1.98 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो मैं जो है वहां पर एफिशिएंट हो जाऊंगा मे बी टू अ स्मॉलर डिग्री. सो आई नीड टू गेट इनटू दैट ग्रैनुलैरिटी. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. ये कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है बेसिकली. हाउ वी से दैट इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल? क्योंकि इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट. मीन्स हम एक प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट जिसको हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं, दे आर वर्कड आउट. एंड हाउ दे आर वर्कड आउट? दे आर वर्कड आउट बेसिकली आफ्टर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम देयर, लॉट ऑफ आइटरेशंस देयर. काफी आइटरेटिव होता है, मीन्स मल्टीपल आइटरेशंस आर डन. जो आप स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं दैट इज डन आफ्टर रिगरस स्टडीज इन दी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है उसको अच्छे से स्टडी करके, टाइम एंड मोशन स्टडी करने के बाद बनाते हैं. पर्पस क्या है? द पर्पस इज वेरी सिंपल, टू कंट्रोल कॉस्ट बाय हाईलाइटिंग वेरिएंसेस. एंड देन सेकंड पर्पस, इफ आई टॉक, इट इज टू मेजर efficiencies of operations,
टू फैसिलिटेट बजटिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो मैं बजट्स बनाता हूँ उसको जो है स्ट्रीमलाइन करने के लिए है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो अच्छे से जो है इफेक्टिव बनाने के लिए है। द आइडिया इज कि आपके जो वर्कर्स हैं उनको बड़ा क्लियरली जो है वो दिखे कि इफ दे आर एफिशिएंट दे विल बी रिवार्डेड, इफ दे आर रिलेटिवली इनएफिशिएंट दे कुड इवन बी पेनलाइज्ड, उन पे पेनल्टी भी लग सकती है। टू सिंप्लीफाई ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि एंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है, प्रॉफिट्स को जो है वो मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे हो सकते हैं, या तो आप रेवेन्यू बढ़ाइए या आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस कीजिए। सो means again means we have to find the we have to follow the management method of managing by exceptions, management by exceptions. Only the significant वेरिएंसेस आर इन्वेस्टिगेटेड, जो सिग्निफिकेंट जो बड़ी वेरिएंसेस होंगी उसी के ऊपर जो है हम डिग डाउन करेंगे। अगर वही कोई छोटी मोटी नॉर्मल वेरिएंसेस होंगी तो दे आर गोइंग टू बी सिंपली टेकन अप इन स्ट्राइड की ठीक है यार, इतना नॉर्मल तो चलता ही चलता है। अगर प्राइस में जो है वो 1% का वेरिएंस आया है तो इफ वी आर लिविंग इन एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट 1% 2% इट इज गोइंग टू बी वेल टेकन ऑफ। अगर कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो थोड़े बहुत इनएफिशिएंसी दिखा रहे हैं, उनकी जो मटेरियल यूजेज है वो बढ़ गई है, सो दिस कुड बी ए केस ऑफ अलार्म कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कहीं एफिशिएंसीज इंप्रूव हुई हैं इन यूजेज ऑफ मटेरियल देन देयर इज अ नीड टू रीडिग दी स्टैंडर्ड्स की, जो स्टैंडर्ड्स हमने पहले सेट किए हैं वो कहीं लीनियंट तो नहीं है, we may have to reset that linear standards back to the strict ones. So ये सारी चीजें जो हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमको एक डायरेक्शन देता है जाने के लिए। तो इफ वी टॉक ऑफ हाउ द स्टैंडर्ड्स आर देयर, स्टैंडर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, तो largely standards can be said to be of two types. First one is your ideal standards and second one is your practical standards, जो attainable standards हैं। Ideal standards जो हैं they are more of theoretical things। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो ये कार है ये माइलेज देती है 28 किलोमीटर पर लीटर अंडर आइडियल और टेस्ट कंडीशंस। तो आइडियल कंडीशंस कभी होंगी ही नहीं, क्योंकि आइडियल कंडीशंस में तो उन्होंने जो सड़क की फ्रिक्शन है वो तक खत्म कर देनी है कि इफ द रोड्स आर फ्रिक्शनलेस देन इट इज गोइंग टू बी 28 किलोमीटर्स। रियल लाइफ में हमको जो कार की माइलेज है वो कितनी मिलनी है, इट इज गोइंग टू बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 15 to 18 की जो नॉर्मल सिटी ड्राइविंग है वहां पर 15 या हो सकता है 12 ही की किलोमीटर पर लीटर की देगी, और जब हाईवे पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इट कुड बी एज हाई एज 18 किलोमीटर और मे बी 20 किलोमीटर। बट आइडियल कंडीशंस जो हैं वो होती नहीं है, जैसे अब कार की माइलेज के लिए नहीं है वैसे ही प्रोडक्शन के लिए भी आइडियल कंडीशंस आपको मिलना बड़ी मुश्किल है। सो आप जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उसको साइड में रख के प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीजें लेकर आते हैं। सो वहां पर हम करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिराइव करते हैं, जहां पर आप जो है वो कंसीडर क्या क्या चीजें करते हैं। यू कंसीडर फॉर some normal spoilage, there is going to be wastage, there is going to be downtime में जो है there is going to be some time that could be there for friction in between the employees and the management. There are going to be some sort of like layoffs there is going to be absenteeism there. आपके एम्प्लॉइज जो है वो टाइम पे कई बार नहीं आएंगे या छुट्टी करेंगे, कुछ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स भी होंगी, जो स्पॉइलेज है दैट इज समथिंग वेरी नॉर्मल। तो ये सारी चीजों को जो है आप डिस्काउंट करते हुए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं विच इज लाइक वेल टेकन थिंग। आप कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो बड़े बेसिक से सेट करते हैं, मींस दे आर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड्स, दे रिमेन अनचेंज्ड फॉर मेनी इयर्स एंड दे आर यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम। आपका वो ट्रेंड दिखा रहे हैं जहां पर आप और तो और साथ में एक लर्निंग कर्व जो है उसको भी कंसिडर करते हैं। जब आप लर्निंग कर्व कंसिडर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इम्प्रूव होते चले जाएंगे। जैसे आप जब शुरू किए थे तो एक प्रोडक्ट बनाने में आप
को जो है 10 मिनट लगते थे, यानी कि 1 घंटे में 6 यूनिट्स बनती थी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स दैट 6 यूनिट्स में इंक्रीज टू 10 यूनिट्स इन 1 आवर। तो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो है वो आप कंसिडर करेंगे बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है उनको रिवाइज करते हुए, मींस वो बेसिक स्टैंडर्ड जो है they will turn up to be, there is going to be revision in that standard. So revision of standards में क्या होगा, standards that are updated periodically to reflect changes in ऑपरेटिंग कंडीशंस। वो जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है उसमें सबसे पहले तो लर्निंग कर्व है ही है, लर्निंग कर्व के अलावा देयर इज गोइंग टू बी चेंज इन एनवायरनमेंट, मशीनरीज नहीं आएंगी, उन सब के बेसिस पे भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रिवाइज किए जाएंगे। अब वेरिएंस एनालिसिस, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो कितनी तरह की मेजर वेरिएंसेस हैं विच कैन एक्चुअली बी पोज्ड टू यू इन एग्जाम। तो वो जो वेरिएंसेस होंगी दे आर गोइंग टू बी, फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर मटेरियल वेरिएंस, सेकंड इज गोइंग टू बी बेसिकली, तो सबसे पहले तो जो वेरिएंस है वो कॉस्ट वेरिएंस आपसे पूछी जा सकती है, और दूसरी जो है आपसे सेल्स वेरिएंस पूछी जा सकती है। सो कॉस्ट वेरिएंस जो हुई वो मिडल लाइन वेरिएंस हो गई, सेल्स वेरिएंस जो हुई वो रेवेन्यू वेरिएंस हो गई। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट वेरिएंसेस की, तो कॉस्ट वेरिएंसेस जो है, जैसे हमारी कॉस्ट की हमने 3 सेग्रीगेशंस पढ़ी हैं अभी तक, वन इज मटेरियल, द अदर इज लेबर एंड द थर्ड वन इज ओवरहेड वेरिएंस। तो ये तीनों ही वेरिएंसेस जो हैं वी हैव टू डील विद। सो इट्स अ मटेरियल वेरिएंस, इट्स अ लेबर वेरिएंस एंड इट्स ओवरहेड वेरिएंस। फ्रॉम योर examination point of view, basically if we talk of an MBA paper, so वहां पर जो ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और लाइकली हैं, that is going to be either a material variance question or it is going to be the labor variance question and of elementary types। उसके बाद जो है overhead variances जो हैं उसमें आगे चल के जो है वो 2 तरह से वेरिएंसेस निकाली जाती हैं। एक जो है दैट इज वेरी रिलेटेड टू वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेकंड वन रिलेट्स टू फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये सारी, ये तीनों तरफ की जो वेरिएंसेस हैं, योर मटेरियल, योर लेबर एंड ओवरहेड, ये सारी कॉस्ट वेरिएंसेस हुई। और जो चौथी तरह की वेरिएंस हमने समझनी या पढ़नी है दैट इज योर सेल्स वेरिएंस, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी ड्रिल्ड डाउन टू योर प्रॉफिटेबिलिटी वेरिएंस ऑल्सो। सो वेरिएंस जो है जब हम पढ़ते हैं तो इट इज गोइंग टू बी और डिस्टिंग्विश्ड और कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। 2 तरह से बांटी जाती है वेरिएंस, एक होती है फेवरेबल वेरिएंस और दूसरी को हम अनफेवरेबल वेरिएंस कहते हैं, या अनफेवरेबल वेरिएंस को ही हम एडवर्स वेरिएंस भी कहते हैं। जो एक फेवरेबल है और दूसरी जो है वो एडवर्स वेरिएंस है। सो अगर मेरी कॉस्ट वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा आ रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी माय अनफेवरेबल वेरिएंस। और अगर मेरी रेवेन्यू वेरिएंस है, अगर मेरी सेल्स वेरिएंस है, अगर मेरी एक्चुअल सेल्स जो है वो स्टैंडर्ड सेल्स से ज्यादा आ रही है, तो इट इज गोइंग टू बी ए केस ऑफ फेवरेबल वेरिएंस। मींस बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, बट फिर भी मींस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से you may have to mention this in your answer sheets also। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। So रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएंसेस जो हैं दे हेल्प टू पिन पॉइंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशंस। बेसिकली ये जो है एक्चुअली इट it's a sort of a laser technology। जो ये वेरिएंस एनालिसिस है या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये अपने आप में आपका पिन पॉइंटिंग दी मींस जहां पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए उसको हाईलाइट करता है ये कि यस इफ इट्स इंक्रीज्ड प्राइस वेरिएंस, मींस अगर प्राइस जो है वो ज्यादा खर्च हुआ है तो किस हु इज रिस्पॉन्सिबल, कैन आई होल्ड माई मैन्युफैक्चरिंग टीम टू बी रिस्पॉन्सिबल कि तुमने महंगा प्रोडक्ट बनाया है? नो, इट्स द प्रोक्योरमेंट टीम जिसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि तुमने जो है जो स्टैंडर्ड प्राइस डिफाइन किए हुए थे उससे महंगा प्रोडक्ट खरीदा है। अगर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कॉस्टली हुआ है
क्योंकि आपने मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया या आपने जो है वो लेबर ज्यादा यूज करके बनाया है. So who is going to be responsible? Is my procurement team going to be responsible? No, it's a manufacturing department who is responsible. जिसने मटेरियल जो है वो ज्यादा यूज करा. अब मटेरियल ज्यादा यूज करा तो किसको पकड़ना है? हमने सुपरवाइजर को पकड़ना है, हमने फोरमैन को पकड़ना है, हमने लेबर को पकड़ना है. दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो इट्स बेसिकली आइडेंटिफाइंग द राइट कॉस्ट ड्राइवर, कि कौन जो है इस कॉस्ट को ड्राइव कर रहा था. अगर हम आइडेंटिफाई राइटली कर लेते हैं सो वी आर एबल टू ब्रिंग दैट इनटू कंट्रोल. क्योंकि हम जो है थ्रू वेरिएंस एनालिसिस वी आर डूइंग मॉनिटरिंग, और कुछ भी चीज जिसको हम मॉनिटर कर लेते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. If something is not monitorable or something is not being monitored, it cannot be controlled. But other way around also is true कि अगर कुछ चीज जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में भी आ जाएगी. सो जो बेसिक मेथोडोलॉजी है, जो फॉर्मूलाज एटसेट्रा हैं, वी जस्ट रन थ्रू दैट वंस, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली टू स्कोर इन एग्जाम्स आल्सो. सो हमारा जो फोकस है वो यहाँ पर भी लेजर शार्प ही होना चाहिए. सो अगर हम मटेरियल वेरिएंस की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज माय मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला होगा, व्हाट विल बी दैट? So that will be standard quantity for actual output multiplied by standard price. Means दोनों चीजें ही स्टैंडर्ड है. एक तरफ जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और दूसरी तरफ जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस है. अब यहाँ पर एक्चुअल चीज क्या है? हमारा आउटपुट एक्चुअल है. मीन्स अगर मेरे को जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने की दी हुई है और स्टैंडर्ड प्राइस भी मेरे को एक ही यूनिट परचेज करने का दिया हुआ है, तो अगर मैं अल्टीमेटली 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई द स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद दैट 100 ऑफ एक्चुअल आउटपुट. मींस अगर मेरी एक यूनिट जो है वो एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए लगती है तो 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए मेरी 100 यूनिट्स लगेंगी. दैट 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड प्राइस, दैट इज गोइंग टू गिव मी माय स्टैंडर्ड कॉस्ट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉर द एक्चुअल आउटपुट व्हिच हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. जो मेरा एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस है, मींस जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है. सो आइडिया क्या है? आइडिया इज सिंपली दिस. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या चीज हुई? So it is nothing but standard cost for actual output. तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या हुई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड प्राइस. तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गई. लेस इसमें से क्या करना है? एक्चुअल कॉस्ट. तो एक तरफ स्टैंडर्ड कॉस्ट है और दूसरी तरफ एक्चुअल कॉस्ट है. एक्चुअल कॉस्ट तो एक्चुअल आउटपुट के लिए है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आपको एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालनी है. मींस अगर आपको सवाल आ जाता है कि आपको बताया गया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स दिया गया है, स्टैंडर्ड आउटपुट इज गिवन टू यू टू बी 100 यूनिट्स, और 100 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 1000 रुपए बताई गई है कि 1000 रुपए जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है टू मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स. और जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है दैट इज टू प्रोड्यूस नॉट 100 यूनिट्स, वो जो लगी है वो 200 यूनिट्स के लिए है. तो आप यहां पर जो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट जो है दैट इज बेसिकली गिवन टू यू फॉर 200 यूनिट्स. एक्चुअल कॉस्ट 200 यूनिट्स के लिए है, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है वो सीधा 1000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000 कर दोगे, और जो भी एक्चुअल कॉस्ट आ रही होगी उसके साथ उसको कंपेयर करोगे. सो यू विल बी कंपेयरिंग दिस 2000 विच इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट लेस जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी. अब जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी that we come to understand as we do some illustration related to that. Now next चीज जो है मीन्स ये जो आपकी निकली ये थी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू वेरिएंसेस.
Your first variance is going to be your material price variance. मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो हमें ये दिया हुआ है, और दूसरी जो है इट इज नथिंग बट मटेरियल यूजेज वेरिएंस. मटेरियल यूजेज वेरिएंस. सो ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस है. इन दोनों का जो सम है, दैट सम ऑफ दीज टू वेरिएंसेस इज गोइंग टू गिव मी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है मींस एज इट इज प्राइस वेरिएंस. प्राइस का है वेरिएंस, तो प्राइस जो है यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस, जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं वो माइनस द एक्चुअल प्राइस. इन दोनों का जो डेल्टा है ये एक यूनिट का प्राइस हुआ. स्टैंडर्ड प्राइस मींस ये स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट हुआ. फिर एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस भी पर यूनिट हुआ. इन दोनों का डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी. जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी खरीदी है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकल आएगा. अगर हमारा स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो हायर होगा तो इट इज गोइंग टू बी फेवरेबल वेरिएंस, यानी कि हमने एक्चुअली जो प्रोक्योर करा है वो सस्ते में कर लिया इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैड इन माइंड. जो हमारे दिमाग में था, जो हमने स्टैंडर्ड्स में बनाया हुआ था, उससे सस्ता खरीदा तो हमारी कॉस्ट कम लगी. सो इट इज गोइंग टू गिव मी फेवरेबल वेरिएंस. सो जैसा एल्जेब्रिक इक्वेशन में बना है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, जो अल्टीमेटली सिंबल इस के सॉल्यूशन में निकलेगा. इफ आई गेट अ पॉजिटिव सिंबल तो इट इज गोइंग टू फेवरेबल. इफ आई गेट अ नेगेटिव सिंबल, यानी नेगेटिव सिंबल का क्या मतलब होगा? मेरा एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, स्टैंडर्ड प्राइस कम है, तो नेगेटिव सिंबल आ जाएगा. सो नेगेटिव सिंबल है तो अनफेवरेबल हो गया या एडवर्स हो गया. अगर पॉजिटिव सिंबल है तो इट इज गोइंग टू गिव मी अ फेवरेबल वेरिएंस. नो नेक्स्ट चीज जो है, जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो मेरा ये वाला हिस्सा निकल आया. नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस. कि जो मैंने मटेरियल इस्तेमाल करा है टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, वो मटेरियल मैंने जितना प्लान किया हुआ था उतना ही इस्तेमाल किया है या उससे कमती बढ़ती इस्तेमाल हुआ है. इट कुड बी लाइक मेरे को एक मटेरियल जो है, एक केमिकल बनाना है, उस केमिकल को बनाने के लिए आई कुड बी नीडिंग 1 किलोग्राम ऑफ इनपुट्स एज स्टैंडर्ड. 1 किलोग्राम की जगह मेरी एक टीम आई जिसने 950 ग्राम्स यूज करके ही वो केमिकल प्रोड्यूस कर दिया. सो दैट सिंपली मीन्स कि मैं जो है वो कम यूज कर रहा हूँ मटेरियल यूज कम करा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी कम लगेगी. कॉस्ट कम लगेगी तो इट इज गोइंग टू गिव मी माय फेवरेबल वेरिएंस. और अगर मेरा मटेरियल 1 केजी की जगह 1.1 केजी यूज हुआ, so that means that my cost is going to shoot up, so that is going to give me negative variance on usage. So इसका जो फॉर्मूला हुआ that is simple. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ एक्चुअल आउटपुट आ गया आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल आउटपुट की निकालनी है आपने, माइनस आपने एक्चुअल क्वांटिटी कर दी, मल्टीप्लाई इसको हमने स्टैंडर्ड प्राइस से करा है. जब प्राइस वेरिएंस निकाल रहे थे तो हमने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा था. जब हम यूजेज वेरिएंस निकाल रहे हैं तो अब हम स्टैंडर्ड प्राइस से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देन ओनली वी विल गेट द डाइसेक्टेड वेरिएंस. जो कॉस्ट की वेरिएंस को हम डाइसेक्ट कर रहे हैं वो एक तरफ हम मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम मल्टीप्लाई जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी से कर रहे हैं. इतना सा जो फॉर्मूला है आपने याद रखना है. That's very important, and now when exams are so near, so that should be practiced also. So definitely I'll suggest to go it and do a practice of couple of questions related to material variance and a couple of questions related to your labor variance. So एक सवाल मेरे पास है जो मैं अभी continuity में solve कर देता हूँ आपके लिए. Alpha manufacturing that produces a single product, standard data per unit of product is given to me as 2 kilogram of material at rupees 10 per kg. 2 किलो मटीरियल लगेगा, 10 रुपए पर केजी का जो है वो रेट है. अब ये जो है ये स्टैंडर्ड आउटपुट है. यहां पर जो है मेरे को एक्चुअल आउटपुट इस लाइन में कहीं नहीं दिख रहा है, मेरे को एक्चुअल आउटपुट अगली लाइन में नजर आ रहा है. एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ क्या है? प्रोडक्शन जो है वो 1000 यूनिट्स की हुई है. मेरी 1000 यूनिट्स की जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन है. यहां जो स्टैंडर्ड डेटा था वो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट था,
ऊपर जो था स्टैंडर्ड डेटा वाज फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, और एक्चुअल डेटा में जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 1000 यूनिट्स की है। सो मेरा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगा फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो मैं ऊपर वाला जो मटेरियल है और जो रेट है उसको 1000 यूनिट्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्चुअल डेटा जो है वो क्या बता रहा है, एक्चुअल डेटा बता रहा है कि मटेरियल एक्स परचेज्ड एंड कंज्यूम इट्स 2100 केजीज, 2100 केजी, और जो प्राइस है वो 11 रुपए पर केजी है। तो ये इतना सा सवाल है, और मेरे को जो वेरिएंसेस हैं जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं वही जो है वो रिवर्क करने, वही जो है वो बनाने हैं। सो स्टैंडर्ड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी हो गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 केजी है 1 केजी बनाने के लिए, तो 1000 केजी बनाने के लिए कितनी हो जाएगी, सो मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली 2000 किलोग्राम। जो 2000 किलो है वो जो है वो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हो जाएगी। नाउ स्टेप 2 में क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस मेरे को दिया हुआ है 10 रुपए किलोग्राम, एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 2100 केजी है, एक्चुअल प्राइस जो है वो 11 रुपए पर केजी है, दैट आल्सो इज गिवन टू मी। सो आई हैव टू बेसिकली कैलकुलेट दी वेरिएंसेस। नाउ मेरे को सिर्फ वेरिएंसेस निकालने हैं आगे, तो मैं वेरिएंस पहले निकालता हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो कैसे निकलेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला था दैट वाज मटेरियल price variance is equal to standard price minus actual price multiplied by actual क्वांटिटी। जो एक्चुअल क्वांटिटी थी उसके साथ मल्टीप्लाई करना था। स्टैंडर्ड प्राइस मेरा जो है, हाउ मच इज द स्टैंडर्ड प्राइस, सो स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन टू मी टू बी 10 रुपीज पर केजी, एक्चुअल प्राइस मेरा जो है वो 11 रुपए पर केजी है, मल्टीप्लाई इसको मैंने करना है एक्चुअल क्वांटिटी से, सो एक्चुअल क्वांटिटी इज 2100 किलोग्राम। सो 2100 किलोग्राम या -1 आ गया, -1 इंटू 2100 दैट मीन्स -2100। तो ये -2100 जो है दिस इज, क्योंकि ये -2100 है तो इसका मतलब हो गया जो मेरी वेरिएंस निकल के आई है दैट इज एडवर्स वेरिएंस और अनफेवरेबल वेरिएंस। मैं जो दिल चाहे वो कह सकता हूं, ये एडवर्स वेरिएंस है 2100 रुपए की, मीन्स दिस इज ऑल इन रुपीज, ये सारे के सारे रुपीज हैं। तो 2100 की एडवर्स वेरिएंस आ गई। अब मैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालता हूं, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, मटेरियल यूजेज वेरिएंस वाज अगेन सिंपल, इट वाज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दिस मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां प्राइस जो है वो क्या लगेगा, सो हियर द प्राइस इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड प्राइस, यहां ये स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो आ गई 2000 किलोग्राम, ये 2000 हमने पिछली स्लाइड में निकाल ली थी, एक बार हम देख लेते हैं। सो इट वाज नथिंग बट दिस 2000 किलोग्राम, ये वाला जो 2000 किलोग्राम था ये स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट था। दिस 2000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमने जो है वो 2100 निकाली हुई है, 2100 किलोग्राम हमने मटेरियल खरीदा है, तो 2100 एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेलिंग स्टैंडर्ड प्राइस। सो स्टैंडर्ड प्राइस हमारे को कितना दिया हुआ था, दैट वाज गिवन टू अस टू बी ₹10, हमें 10 रुपए पर केजी का जो है वो रेट था हमारे पास। सो हियर दिस वेरिएंस टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, दिस अगेन टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव वेरिएंस, एडवर्स वेरिएंस उसका मतलब हो गया, सो -100 इंटू 10 दैट इज -1000, तो -1000 का मतलब हो गया ₹1000 की एडवर्स वेरिएंस। ये सारी की सारी ये भी वेरिएंस जो है एडवर्स आ गई। अब अगर मेरे को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है तो इसको निकालने का एक तरीका तो बिल्कुल ही सिंपल है कि आप जो है प्राइस वेरिएंस प्लस जो है आपकी यूजेज वेरिएंस, इन दोनों को सम कर दीजिए, तो प्राइस वेरिएंस आपकी थी दैट वाज 2100 की एडवर्स थी,
और साथ में सम आपने करना है 1000 जो आपका यूजेज वेरिएंस था, तो ये भी एडवर्स था, तो दोनों एडवर्स हैं, तो दैट मीन्स नेगेटिव एंड नेगेटिव मीन्स ऑल दे नीड टू बी सम्ड एंड इट्स टर्निंग आउट टू बी अगेन एडवर्स वेरिएंस, so this will be 3100 adverse variance। तो ये हमारा जो है we land up with the simple solution कि आपकी जो material cost है that is 3100। और अगर हमको स्टार्ट से करना ही इसी को है, we are not to basically find price variance, we are not to find the usage variance, so material cost variance अगर हमने निकालनी है तो material cost variance जो है that is standard quantity into standard price, standard quantity for एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो जो है वो यहाँ पर अदरवाइज जो है दैट्स गिवन टू बी जस्ट 1 किलोग्राम। इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है दैट इज 2 किलोग्राम। ये जो मटेरियल है दैट इज गिवन एट 2 किलोग्राम एट 10 रुपीज पर केजी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आपको 2 रुपए किलो 2 किलो ही दी हुई है, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ है? एक्चुअल आउटपुट इज गिवन टू अस टू बी 1000 यूनिट्स, सो 2 into 1000 यूनिट्स जो है दिस बिकम्स माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, सो दैट बिकम्स लाइक 2, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो 2000 होगी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 10 रुपए पर केजी है, तो 2000 into 10 इट्स 20,000। और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी जो है दैट इज 2100 किलोग्राम multiplied by the actual price which is 11 rupees per kilogram, so 2001 into 11, so that's a 23,100। so it's simple, it's a given। 3100 का एडवर्स वेरिएंस आ गया, वही 3100 का एडवर्स वेरिएंस जो है हमने 2 मिनट पहले प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेज वेरिएंस को निकाल के सम अप करके निकाला था। होप विद दिस न्यूमेरिकल आपको मटेरियल के जो वेरिएंसेस हैं, प्राइस और यूजेज वेरिएंस और साथ में इसका जो अम्ब्रेला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो अच्छे से समझ में आया है। अगर कुछ डाउट्स हैं, फील फ्री टू कॉल at any point of time before your exams and I am all there to help you. Thank you so much.